Good evening, good evening. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो टाइम टाइम पे जो करंट अफेयर अपडेशन का पोर्शन हम कवर करते हैं उसी के बारे में आज की क्लास है। तो करंट अफेयर अपडेशन टाइम टाइम पे डाटा अपडेट करना होता है, उसी के बारे में लेक्चर है आज का। लास्ट क्लास में हमने नोबेल प्राइज अपडेट कराए थे, पहले उसके कंटिन्यूएशन में देखें। काफी पॉसिबिलिटी रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है नोबेल प्राइज का। नोबेल प्राइज जैसा कि हमने बताया था 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक मेडिसिन, प्रीवियस क्लास जब हुई थी तब भी हमने बताया था, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंसेस। तो नोबेल प्राइज इन 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। करंट अफेयर की लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने ये 3 कैटेगरी के उस समय तक आ चुके थे, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 हमने करा दिए थे। उसके बाद ये तीनों और आ गए, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंसेस। टोटल 6 कैटेगरी में नोबेल दिए जाते हैं, कई बार हम बात कर चुके हैं। पीस कैटेगरी जो है वो अवार्ड देता है नॉर्वे, पीस कैटेगरी का अवार्ड नॉर्वे देता है। इसके अलावा बाकी जो 5 कैटेगरीज हैं वो देता है स्वीडन। पीस कैटेगरी का अवार्ड नॉर्वे देता है और इसकी सेरेमनी इसकी राजधानी ओस्लो में होती है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और बाकी 5 कैटेगरी का अवार्ड देता है स्वीडन और सेरेमनी होती है स्टॉकहोम में। सेरेमनी होती है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो लास्ट क्लास में मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन को ही फिजियोलॉजी भी कहते हैं। मेडिसिन वाली जो कैटेगरी है इसका नाम मेडिसिन या फिजियोलॉजी अगर दिखे तो भी यही है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी एक ही बात है। मैथमेटिक्स में नोबेल नहीं होता। मैथमेटिक्स के सबसे बड़े सम्मान दुनिया में जो 2 हैं, जो पहले हम पढ़ा भी चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे बड़ा सम्मान मैथमेटिक्स के लिए एक होता है एबेल प्राइज, ये हर साल दिया जाता है, और एक होता है फील्ड्स मेडल जो हर 4 साल में दिया जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं होता। मैथमेटिक्स में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान एबेल प्राइज जो हर साल दिया जाता है, और फील्ड्स मेडल जो हर 4 साल में दिए जाते हैं। ये जो किसको लेटेस्ट मिले थे प्रीवियस क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं। तो पॉइंट क्या है सर, ये 3 बता दिए थे पिछली क्लास में, ये 3 उस समय तक आए नहीं थे। नोबेल पीस ज्यादा चर्चा में रहा, डोनाल्ड ट्रंप बड़े एक्साइटेड थे कि उनको मिलना चाहिए, लगातार वो जोर दे रहे थे इस बात पे उनको दिया जाए, इसलिए भी एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। तो नोबेल प्राइज पॉसिबिलिटी बहुत रहती है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नोबेल पीस प्राइज जो है इस बार का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन तो सब में से बनता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नोबेल पीस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चर्चा में ज्यादा रहा। दूसरी बात, अब नोबेल 2025 वाले जो हैं ये किन एग्जाम में आ सकते हैं? जो अगले 1 महीने में पेपर होगा, नेक्स्ट 1 मंथ में जो पेपर होगा, हमें 2 साल के अवार्ड याद रखने रहते हैं। 2024 वाले भी पता होने चाहिए और 25 वाले भी पता होने चाहिए। जैसे मान लो कुछ एग्जाम है जिनका पेपर पहले बना लिया उन्होंने, तो 2024 वाला डाटा पूछ लेंगे। और क्योंकि 2025 का अभी अक्टूबर में ही आया है, तो 1-1.5 महीने के बाद जो पेपर होगा उनमें फिर ये क्वेश्चन 25 वाला आने लगेगा। तो अवार्ड वगैरह का डाटा जो होता है आपको 2 साल का डाटा पता होना चाहिए। ऐसे ही जो अलग अलग रैंकिंग आती है, अलग अलग जो इंडेक्स और रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें जो इंडिया की रैंकिंग है ये भी 2 साल का डाटा याद करना होता है। 2 साल का हमेशा लिखाता हूं मैं, इसीलिए 2 साल का डाटा याद रखना रहता है। पेपर मान लो पहले बना दिया तो 24 का पूछ लेगा, लेटेस्ट बनाया है 1 महीने के अंदर बना है तो नया वाला पूछ लेगा। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर 25 का डाटा वहां पूछेगा, यूपीएससी 25 वाला पूछ सकता है, कोई स्टेट एग्जाम है एसएससी टाइप का 24 का पूछ सकता है। 2 साल के डाटा ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो नए वाले नोबेल 3 कैटेगरी में किसको मिले हैं? देखो मैंने उसी हिसाब से कवरेज किया है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, अननेसेसरी ज्यादा फालतू डाटा नहीं भरना।
अक्टूबर 9, 2025 नोबेल प्राइज लिटरेचर कैटेगरी में, अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, नोबेल लिटरेचर 2025 के लिए किसको दिया गया, बस यही तो क्वेश्चन है। लास्लो कृष्णहोर्कई। अब इतना अजीब सा नाम याद करने के बजाय लास्लो केवल वर्ड यूज कर लो, केवल ये वर्ड याद रख लो। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए 2025 में 9 अक्टूबर को किसको अनाउंस किया गया, लास्लो कृष्णहोर्कई। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे स्टेट पीसीएस में आता है यूपी वगैरह में खासकर, कि जिसको मिला है वो किस कंट्री का था, ये खासकर स्टेट पीसीएस पूछता है। कंट्री बताइए, कंट्री है हंगरी, यूरोप का हंगरी, ऑस्ट्रिया के पास का कंट्री हंगरी। तो लास्लो कृष्णहोर्कई, इनको मिला लिटरेचर का नोबेल, कहाँ के हैं, हंगरी के हैं। तो 2024 के भी हम पढ़ा चुके हैं, 25 वाला ये अपडेट हो गया। ठीक, बाकी कोई पर्टिकुलर किताब का नाम नहीं, इनका लिटरेचर में कई योगदान है, कोई एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं है। अब आप ये मत समझना सर कौन सी किताब के लिए दिया गया, कोई एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं है, लिटरेचर में कई किताबें हैं इनकी। तो इनका इतने लंबे समय का जो योगदान लिटरेचर में रहा है उसके लिए मिला है हंगरी के ऑथर लास्लो नोबेल प्राइज लिटरेचर 2025। नोबेल पीस प्राइज, पीस प्राइज बहुत चर्चा में रहा। डोनाल्ड ट्रंप बड़े परेशान थे, मेरे को दे दिया जाए, उनको नहीं मिला। तो अक्टूबर 10, 2025 नोबेल पीस प्राइज 2025 ये दिया है मारिया कोरिना। ये मारिया वर्ड याद कर लो, पूरा याद रखने की बजाय ये याद रख लो। कहाँ की, वेनेजुएला। वेनेजुएला में अपोजिशन को मजबूत करने के लिए, भाई रूलिंग पार्टी डिक्टेटर टाइप से अगर काम कर रही है तो विपक्ष को मजबूत करना, विपक्ष को मजबूत करने के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन लगभग इनको मिले हैं इसमें। तो अक्टूबर 10, 2025 नोबेल पीस प्राइज दिया है वेनेजुएला की मारिया कोरिना को, क्या चीज के लिए, फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। विपक्ष को भी मजबूत करने के प्रयास किए गए और देश में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज, लोगों में इस तरह का भाव आए, डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को मिल पाए, मतलब लोगों के अधिकारों के लिए। तो इनका जो एक लंबा संघर्ष रहा है वेनेजुएला के अंदर, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन कैसे हो, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन कैसे हो, उसके प्रयास के लिए इनको दिया गया है नोबेल पीस। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, क्लियर है। तो नोबेल पीस प्राइज, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यूपीएससी ही पूछेगा कहीं पर। तो नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिना, वेनेजुएला, वहां डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ कैसे ट्रांजिशन हो, लोगों को कैसे उनके लोकतांत्रिक अधिकार मिल पाए, उसके लिए है। क्लास अभी स्टार्ट हुआ ऋतिकेश 6:31 पे। ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा क्या, ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है क्या? अनुराग कह रहे हैं यूपी एईजीएस। अरे अनुराग आसान सा पेपर था यूपी एई, क्यों परेशान हो, मैंने बार बार बोला है जो क्वेश्चन में दिक्कत है वो पूछ लो। यूपी एईजीएस में जो 25 क्वेश्चन आए थे, आसान सा पेपर था, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास वाले हैं, जिसमें दिक्कत है पूछ लो। सॉल्व कराना है तो किसी दिन ऑफ होगा उस दिन करा भी देंगे, 25 क्वेश्चन केवल है। या कहो तो मैं आंसर उसके लिख के और ग्रुप में डाल दूं। भाई किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो पूछ लो, या ग्रुप में डाल दें, या वीडियो बनाना तो वीडियो बना करा दें उसको। पर आसान सा पेपर है, इसमें कुछ है नहीं, देखा मैंने, बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला वो हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो भी परेशान हो रहे हो। देखो, तो इनको मिला है डेमोक्रेसी स्थापित हो पाए, लोगों को उनके सही अधिकार मिल पाए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बात करते रहे, उनकी इच्छा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। अब एक अच्छा सवाल बनता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या किसी को पहले नोबेल पीस मिला हुआ है, पहले नोबेल पीस प्राइज किसी को मिला है क्या? तो ये क्वेश्चन बनता है जीएस में। देखो कि पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनको नोबेल मिला हो, बराक ओबामा को 2009 में मिल चुका, जिमी कार्टर को 2002 में मिला था, वुड्रो विल्सन को 1919 में, और रूजवेल्ट को 1906 में। तो 4 अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज पहले मिला हुआ है, ओबामा, जिमी कार्टर, वुड्रो विल्सन एंड टी रूजवेल्ट, इतने लोगों को पहले मिला हुआ है।
अभी अच्छा सवाल बनता है, एसएससी वगैरह अगर पूछना चाहे तो उसमें बढ़िया सवाल बनता है। बराक ओबामा, जिमी कार्टर, वुड्रो विल्सन, टी रूजवेल्ट। ट्रंप को तो नहीं मिला, उनसे पहले 4 प्रेसिडेंट को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व, ये बात सही है। और जो रूलिंग पार्टी है लंबे समय से वही रूल कर रही है, लोगों को उतने अधिकार नहीं है, इकोनॉमी की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा। वेनेजुएला के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर जीके के पहले के लेक्चर्स हैं, ऑयल वाले इशू में पढ़ाया भी हुआ है, ऑयल वाले टॉपिक में। अगला पॉइंट, इकोनॉमिक साइंसेस के लिए नोबेल किसको मिला? जोल मोकिर अमेरिका, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। तो जो नोबेल प्राइज की राशि थी, जो इसमें प्राइस मनी थी, 50% तो मोकिर को दिया गया और बाकी 50% जो है वो 2 लोगों में डिवाइड हुआ। 3 लोगों को जो मिला उसमें 50% तो जोएल मोकिर अकेले 50% हकदार ये थे और बाकी 50% में ये दोनों थे, एगियन और पीटर हॉविट। तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का जोएल मोकिर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट, क्या चीज के लिए? इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इस कंसेप्ट के लिए, फॉर हैविंग एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, इस कंट्रीब्यूशन के लिए, इकोनॉमी रिलेटेड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड कंसेप्ट के लिए। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या है वो जानने की बजाय आपको बस ये जानना है 3 पर्सन कौन है और इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ संबंधित काम के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये काम आज ही हुआ है, पहले का वर्क है, अभी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। लिटरेचर के क्षेत्र में जो बड़े सम्मान मिलते हैं, नोबेल लिटरेचर तो है ही, नोबेल लिटरेचर के अलावा एक मैंने आपको बताया है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज अवार्ड्स एंड ऑनर्स में पढ़ा चुका हूं पिछले क्लासेस में। अच्छा, कई लोग हैं जो जीके करंट अफेयर पूरे लेक्चर अभी तक देखे नहीं आप लोगों ने, अब तो काफी टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए, 60 के ऊपर लेक्चर्स हैं जिसमें जीके, इकोनॉमी, करंट अफेयर तीनों हैं। एक बार लेक्चर लाइन से अगर देखते जाएंगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ नजर आएंगी सारी चीजें। अब हर क्लास में मैं बुकर प्राइज अभी अपडेट कर रहा हूं तो फिर बुकर का बैकग्राउंड बताऊं बार बार, प्रीवियस लेक्चर्स में सब कुछ कवर हो चुका है ये, अब अपडेशन वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो लिटरेचर में नोबेल लिटरेचर के अलावा 2 और बड़े सम्मान हैं, एक है बुकर प्राइज और एक है मैन बुकर इंटरनेशनल, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, एक ये अवार्ड है। मैन बुकर इंटरनेशनल ये जो अवार्ड है अभी हाल ही में दिया गया, 2 अवार्ड है अलग अलग, एक है बुकर प्राइज और एक है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो मैन बुकर इंटरनेशनल इस साल मई के महीने में जो दिया गया था, इंडियन पर्सन बानू मुश्ताक, इंडियन पर्सन बानू मुश्ताक, ये मैन बुकर इंटरनेशनल वाला जो है उसकी बात कर रहे हैं और इनकी किताब है हार्ट लैम्प। तो किसी भी भाषा में बुक लिखी गई हो पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए, किसी भी भाषा की बुक हो पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए, उसके लिए बुकर इंटरनेशनल दिया जाता है। तो बानू मुश्ताक ने जो किताब लिखी थी वो कन्नड़ा भाषा की थी, कर्नाटक की जो लैंग्वेज कन्नड़ा, बानू मुश्ताक ने जो किताब लिखी थी वो कन्नड़ा भाषा की थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती, इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और बुक का नाम है हार्ट लैम्प। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये पूछता है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड बानू मुश्ताक को दिया गया, कन्नड़ा भाषा में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद, हार्ट लैम्प बुक का नाम है दीपा, इन्होंने इसका इंग्लिश अनुवाद किया। शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है ये, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। तो बस सवाल यही है, बानू मुश्ताक को मिला, इंडियन पर्सन है, कन्नड़ा भाषा में लिखी किताब थी, अंग्रेजी अनुवाद इनके द्वारा किया गया और इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड के द्वारा। क्लियर है? कन्नड़ा भाषा में कोई किताब लिखी हो, उसका अनुवाद हुआ हो, पहली बार मिला है ये कन्नड़ा के लिए, कन्नड़ा भाषा की किसी किताब को पहली बार ये सम्मान दिया गया है और उसका अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया। तो पर्सन का नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ये। अगला सवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क, इसकी चर्चा हमने एनवायरनमेंट में भी की थी। पाया जाता है वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा, लगातार पॉपुलेशन कम हो रही है, बड़ा कारण है पोचिंग, पोचिंग जानवर को मार देते हैं उसके बॉडी पार्ट को बेचने के लिए, पोचिंग। तो पोचर्स जो हैं एनिमल को मार रहे हैं उसके बॉडी पार्ट को सेल करने के लिए ऊंचे दामों पे
विदेशों में बेच देते हैं। तो वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा, इसका जो मेन नेचुरल हैबिटेट भारत में है, नेपाल में भी पाया जाता है ये। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या ये सिर्फ इंडिया के पास है, नहीं, नेपाल में चितवन नेशनल पार्क, नेपाल का चितवन नेशनल पार्क वहां पे भी है। इंडिया में ये काजीरंगा में भी है, मानस में भी है, ओरांग में भी है, पर मेन जो एरिया है इसका काजीरंगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां की जो डायरेक्टर थी, उन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किया है इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड। यहाँ पर और भी जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनको भी बचाने की दिशा में काम किया। उसके लिए इनको इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, सोनाली घोष। अब क्वेश्चन क्या है, सोनाली घोष को सम्मान मिला 10 अक्टूबर को। सोनाली घोष है कौन? अगला सवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं। क्या सम्मान मिला है इनको? जो अवार्ड मिला है वो इंटरनेशनल सम्मान है जिसका नाम है कैंटन आर मिलर अवार्ड। अंतरराष्ट्रीय सम्मान है कैंटन आर मिलर। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? पहले भारतीय किसी को जो ये सम्मान मिला, फर्स्ट इंडियन है ये। एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए है। तो यूपीएससी का तो जो पेपर होता है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहता है, आइडिया रहता है किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। स्टेट वगैरह में तो कुछ भी अनाप शनाप वो पूछने लगते हैं, पर यूपीएससी की लाइन क्लियर रहती है कि इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। कोई पूछे ना पूछे, यूपीएससी ज्यादा फोकस करता है इस पर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर सोनाली घोष, फर्स्ट इंडियन जिनको ये सम्मान मिला है, कैंटन आर मिलर। ठीक है, तो सवाल क्या, ध्यान क्या रखना है? सोनाली घोष को सम्मानित किया गया भाई, है कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं, फर्स्ट इंडियन है जिनको ये सम्मान दिया गया है, कैंटन आर मिलर अवार्ड। ये सम्मान है क्या? इनोवेशन संबंधित कामों के लिए दिया जाता है। इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड। काजीरंगा नेशनल पार्क में टेक्नोलॉजी वगैरह का भी इस्तेमाल काफी किया जा रहा है स्पीसीज को बचाने के लिए, जैसे सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल। पहला नेशनल पार्क जहां सैटेलाइट फोन यूज किए जा रहे हैं। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा भी था, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कहां पर शुरू किया गया? हाल ही में काजीरंगा में। तो कई सारे इनोवेटिव आइडियाज वगैरह यूज करके स्पीसीज को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है जो आसपास कम्युनिटीज रहती हैं। अब देखो, ऑन अक्टूबर 10, 2025 सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया हुआ, टाइगर रिजर्व भी है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ये हमने एनवायरमेंट में ही पढ़ा हुआ है, जीके करंट अफेयर में भी कई बार नाम आया हुआ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर और काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है। कहां पर है? यही कोई पूछ ले छोटे मोटे पेपर में, रेलवे में पूछ ले, असम में है भाई, किसी को नहीं पता ये भी नोट कर ले, असम में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, सोनाली घोष यहाँ के डायरेक्टर, इनको सम्मानित किया गया, फर्स्ट इंडियन पर्सन जिनको कैंटन आर मिलर अवार्ड दिया गया है। 3-3, 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि नाम दिमाग में बैठ जाए। अगर एग्जाम में देखो, ऑप्शन देखो, तुरंत याद आएगा सर ने सोनाली वर्ड करके कुछ बोला था। तो बार बार क्लास में रिपीट करने से वो याद रह जाएगी बात, सुनने से ज्यादा याद रहेगा, रीड करने से हो सकता है भूल भी जाओ। तो बार बार नाम रिपीट कर रहे हैं, सोनाली घोष, सोनाली वर्ड भी याद आएगा तो भी टिक कर लोगे। ये भी ध्यान रह जाए कि एनवायरमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक था तो भी बात बन जाएगी। तो लगता है कि भूल रहे हैं, पर ऑप्शन देख के याद आ जाएगी चीज, परेशान ना हो। तो सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर, फर्स्ट इंडियन जिनको एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, कैंटन आर मिलर। क्या चीज के लिए? इस एरिया में इनोवेशन वाली चीजें, नई नई चीजें यूज करने के लिए। शी रिसीव द अवार्ड अलॉन्ग विद इक्वाडोर को भी एक व्यक्ति को इनके साथ ही सम्मानित किया गया। साइमन वर्ड चाहो तो ध्यान रखो, नहीं तो ये नाम याद रखना, सोनाली घोष। इनके साथ साथ एक इक्वाडोर के पर्सन रॉकी साइमन, इनको भी सम्मानित किया गया। आबू धाबी में आयोजन हुआ था। तो और इक्वाडोर के कौन है? साइमन वर्ड याद रहे तो रहे, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन जिसको सम्मान मिला। तो सोनाली घोष के साथ साथ इक्वाडोर के भी एक पर्सन रॉकी साइमन को भी सम्मानित किया गया। आबू धाबी में आयोजन हुआ था। ये रिकॉग्निशन, इनको रिकॉग्नाइज क्यों किया गया है? अब देखो यहां लिखा है, इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे रहा है, कंजर्वेशन रिलेटेड, कम्युनिटी इंगेजमेंट और ट्रेडिशनल नॉलेज को टेक्नोलॉजी से जोड़कर जो काम यहाँ पर किया गया है, जिससे काजीरंगा, मानस, इन सब एरिया में बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके।
तो क्यों इनको सम्मानित किया गया? इनका जो पायनियरिंग वर्क है कंजर्वेशन रिलेटेड, कम्युनिटी को भी साथ में जोड़ते हुए और ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करते हुए कैसे काजीरंगा और उसके आसपास मानस वगैरह के क्षेत्र को भी बचाया जाए। बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है ये, मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्लियर है? तो करंट अफेयर इसी तरह पढ़ना होता है, पूरी पूरी कहानी रटनी नहीं होती है। जो काम की चीज है फोकस उस पर करना है। और इनके प्रयासों से वन हॉर्न राइनो को बचाने में मदद मिल रही है। स्पाइडर की पॉपुलेशन है, कई प्रकार के इंसेक्ट इस एरिया में है, उनको बचाने में मदद हो पा रही है। अब है केंटन आर मिलर अवार्ड है क्या? केंटन आर मिलर अवार्ड 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। IUCN के अंतर्गत, IUCN एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ी संस्था है IUCN। उसके अंतर्गत काम करती है WCPA, एक बॉडी है। IUCN के अंतर्गत एक बॉडी काम करती है WCPA, जिसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये देते हैं इस अवार्ड को। तो केंटन आर मिलर अवार्ड IUCN के अंतर्गत ही एक बॉडी है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, इनके द्वारा दिया जाता है। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब एनवायरमेंट जिन्होंने पढ़ रखा है, IUCN अच्छी तरह पता होगा, पर बात वही है, यहाँ वहां परेशान हो रहे हैं। करना क्या है, पढ़ नहीं रहे कई लोग। इन्वायरमेंट इतने दिन हो गए लेक्चर दिए, अभी इन्वायरमेंट कई लोगों ने पूरा नहीं किया होगा, और जिन्होंने पूरा किया है उनको अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है, सर बढ़िया तैयारी हो गई। पर पढ़ना तो भाई आप ही को पड़ेगा, कोई और तो नहीं पढ़ेगा आपकी जगह। कितना ही अच्छा कंटेंट दे दो, नहीं पढ़ोगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कंटेंट पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी कुछ लोग परेशान है, अगली क्लास कब होगी। अरे जितना है पहले वो तो रेडी करो। जितना कंटेंट है 50% ही लोग होंगे जिन्होंने कवर कर रखा होगा। और लगातार सिलेक्शन आरोहण से जो रिजल्ट आते हैं कि सर लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं, हर दिन मैसेज आते हैं एक दो, सर ये वेटिंग क्लियर हो गई, यहाँ सिलेक्शन हो गया। पर वही है जो बच्चे कहना मान रहे हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं। कितना ही कंटेंट में देता चला जाऊं, नहीं पढ़ेंगे बात नहीं बनेगी। जीके करंट अफेयर में ही 60 से ऊपर लेक्चर हो गए होंगे अभी तक, 50-60 के लगभग लेक्चर होंगे, और हर लेक्चर में अच्छा खासा कंटेंट है। अगर पढ़ लेंगे, 2-2 3-3 बार चीजें रिपीट हो रखी होंगी, या उससे भी ज्यादा कहीं कहीं मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी, पर पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ठीक से। IUCN सुनो ध्यान से, ये एनवायरमेंट की लगभग सबसे बड़ी संस्था मान सकते हैं आप इसको। एनवायरमेंट के लिए लगभग सबसे बड़ी संस्था। ये स्टैब्लिश हुआ था 1948। एनवायरमेंट में अगर पढ़ा है, याद नहीं भी आ रहा तो मैं याद दिला देता हूं। एनवायरमेंट संबंधित जो संस्थाएं हैं, मैक्सिमम हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड। ग्लैंड कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड इज इन स्विट्जरलैंड। तो IUCN 1948 में बना था, हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN ही रिलीज करता है रेड डाटा बुक। अब अगर याद आया हो, अगर कोई भूला भी है तो अब याद आ सकता है, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट। IUCN ही जारी करता है रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट, जिसके अंदर 7 कैटेगरी बनी है कि कौन सी प्रजाति किस कैटेगरी में है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसी की 7 कैटेगरी इसी बुक में लिखी है कि कौन सी प्रजाति किस कैटेगरी में आती है। बहुत डिटेल में एनवायरमेंट बताया था मैंने इसके बारे में। तो IUCN एनवायरमेंट की सबसे बड़ी संस्था, जहां प्रजातियों के बारे में, कौन किस कैटेगरी में है, थ्रेट लेवल कितना है, कौन तेजी से खत्म होता जा रहा है, ये सब डाटा जारी करता है IUCN। तो IUCN के ही अंतर्गत आता है WCPA, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। उन्होंने ये अवार्ड शुरू किया था केंटन आर मिलर 2006 में। क्लियर है? अब सुनो, द केंटन आर मिलर अवार्ड 2006 में स्टैब्लिश हुआ। IUCN का ही WCPA एजेंसी वो शुरू किए। हर 2 साल में दिया जाता है ये अवार्ड, हर साल नहीं, हर 2 ईयर में दिया जाता है WCPA के द्वारा। किसको दे सकते हैं? किसी इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और कोई टीम को भी दे सकते हैं। कोई सिंगल पर्सन हो या कोई टीम वर्क किया हो, उसको भी दे सकते हैं। जिन्होंने कोई इनोवेटिव चीजें, इनोवेटिव काम कुछ किया हो, प्रोटेक्टेड एरिया गवर्नेंस, मैनेजमेंट या फाइनेंस, पॉलिसी या कैपेसिटी बिल्डिंग। और ये अवार्ड पोचिंग जैसी समस्याओं को रोकना, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को कम करना, इन्वेजिव स्पीसीज, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब कोई भी आपने एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए काम किया हो, उसके लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड 2006 में शुरू किया गया इनके द्वारा, हर 2 साल में दिया जाता है।
कोई इनोवेटिव काम किया गया हो और इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए कुछ किया गया हो एनवायरमेंट रिलेटेड, उसके लिए दिया जाता है। इतना काफी, इससे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, जापान में पहली बार कोई महिला पीएम बनी है। अब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम कोई वुमेन पीएम बनी है। अब जापान को तो बड़ा लिबरल कंट्री माना जाता है और आज तक इतिहास में कोई फीमेल पीएम नहीं रह पाई। एक तरफ तो जापान को बड़ा हम एडवांस मॉडर्न कंट्री मानते हैं, कोई फीमेल पीएम अभी तक नहीं रही। तो अभी क्वेश्चन इसलिए भी है, फर्स्ट टाइम कोई फीमेल पीएम वहां बनी है। पूरा नाम याद ना भी कर पाओ, सने तकैची, सने तकैची नाम है, जापान की फर्स्ट फीमेल पीएम। तो क्वेश्चन तो यही हो गया, एग्जाम का क्वेश्चन तो इतना ही हो गया, सने तकैची जापान में फर्स्ट फीमेल पीएम। 21 अक्टूबर की न्यूज है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? शिगेरू इशिबा। इनसे पहले पीएम ये थे, शिगेरू इशिबा थे, अब ये चले गए, इनकी जगह अब ये बन गए। सने तकेची जापान में फर्स्ट फीमेल पीएम। अब इसके नीचे कोई कहानी पढ़ो मत पढ़ो कोई मतलब नहीं। सने तकेची जापान में पहली बार कोई फीमेल पीएम बनी है, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है। और रिप्लेस किया है शिगेरू इशिबा, जो इससे पहले पीएम थे, इनको रिप्लेस किया। क्लियर है? तो एक तरह से जापान में जेंडर इक्वलिटी की तरफ एक बड़ा स्टेप है ये कि फीमेल पीएम बनी वहां। दो 2025 15 अक्टूबर की न्यूज है, साउथ अमेरिका महाद्वीप। देखो, एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में कुछ आइलैंड्स हैं जिनको आप सेंट्रल अमेरिका कह देते हो। साउथ अमेरिका में टोटल 13 कंट्रीज हैं, 13 देश हैं टोटल। उन 13 देश में सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। तो साउथ अमेरिका में ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, चिली, पेरू, ये सारे कंट्री यहीं पर, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना। तो 13 देश हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप में। इनमें से एक कंट्री है उरुग्वे, एक कंट्री है उरुग्वे। उरुग्वे बड़े लिबरलाइजेशन, बड़े ओपन सोसाइटी के जो आजकल नियम है उनके लिए बड़ा जाना जा रहा है। जैसे बहुत ज्यादा सोसाइटी को ओपन करना, तो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले जो एरिया, ये सब लैटिन अमेरिका बोला जाता है, लैटिन अमेरिकन। तो एक कंट्री उरुग्वे कई इस तरह के लिबरल कानून ये बना चुका है, जैसे सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज को भी अप्रूवल दिया था उरुग्वे ने। अभी हाल ही में इन्होंने कानून पास किया, यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु, कई देशों में बैन है ये। यूथनेशिया को एक लॉ बनाकर पास कर दिया। इच्छा मृत्यु, इसको इन्होंने पास कर दिया कि कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, नहीं जी पा रहा लाइफ ठीक से, तो यूथनेशिया एक कानून बनाकर यह अप्रूवल दे दिया, यूथनेशिया हो सकता है। अच्छा, कुछ इसके आसपास के कुछ और भी कंट्री हैं जिन्होंने, जहां के सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दिया था, पर लॉ बनाकर पास करने वाला लैटिन अमेरिका में पहला कंट्री है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से तो यूथनेशिया कई देशों में दिया जाता है, पर कानून बनाकर पास करने वाला लैटिन अमेरिका में ये पहला देश है। लैटिन अमेरिका की बात कर रहा हूं, लैटिन अमेरिका के जो कंट्री हैं उनमें उरुग्वे कानून बनाकर यूथनेशिया को अप्रूवल देने वाला पहला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा तो और भी देशों में यूथनेशिया दिया गया है। देखो, अक्टूबर 15, 2025 उरुग्वे पहला कंट्री है लैटिन अमेरिका के अंदर जिसने लीगलाइज कर दिया है यूथनेशिया को। यूथनेशिया होता है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया है। तो अक्टूबर 15 की न्यूज है, उरुग्वे पहला कंट्री है लैटिन अमेरिका में यूथनेशिया को लीगल स्टेटस देने वाला। बिल पास किया इन्होंने, बिल बनाकर, कानून बनाकर ऐसा किया है। ये लॉ क्या कह रहा है? मेंटली साउंड एडल्ट विद टर्मिनल इरिवर्सिबल डिजीज टू रिक्वेस्ट असिस्टेड सुसाइड फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, तो कोई व्यक्ति जो मेंटली साउंड है, दिमाग काम कर रहा है उसका, पर उसे कोई इतनी खतरनाक बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, बचने की उम्मीद भी नहीं है, बहुत दर्द में है, बहुत परेशानी में है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको मृत्यु दे सकें, इच्छा मृत्यु। तो कोई व्यक्ति जिसका दिमाग काम कर रहा हो, मेंटली साउंड होना चाहिए,
मेंटली साउंड एडल्ट विद टर्मिनल इरिवर्सिबल डिजीज, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग काम कर रहा है पर वो ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित है जो रिकवर होगी नहीं, ठीक होने की गुंजाइश है नहीं, मरना उसको है ही, बहुत दुख दर्द में परेशानी में है, ठीक हो नहीं पा रहा, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको मृत्यु दी जा सके। उरुग्वे कई सारे लिबरल लॉज के लिए जाना जाता है, कई तरह के लिबरल लॉज इसने पास किए हैं, जैसे मैरिजुएना का लीगलाइजेशन, मैरिजुएना ड्रग है ना, मैरिजुएना को लीगलाइज करना, सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस देना, एबॉर्शन को भी, अब इसने यूथनेशिया को भी जोड़ लिया है इसमें, तो मैरिजुएना को लीगलाइज करना, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना, अबॉर्शन को लीगलाइज और यूथनेशिया को भी जोड़ दिया। आसपास के कंट्री कोलंबिया, इक्वाडोर भी यूथनेशिया प्रैक्टिस को इन्होंने अलाउ किया है, पर वहां लॉ बनाकर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा किया गया है। भाई आप कह सकते हो, कोई कह सकता है कि सर लैटिन अमेरिका में तो कोलंबिया और इक्वाडोर में भी यूथनेशिया दिए गए हैं पहले, पर वहां कानून बनाकर नहीं दिए गए हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा दिए गए हैं। लैटिन अमेरिका में कोलंबिया भी, इक्वाडोर भी, तो कोई चैलेंज कर सकता है सर उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री कैसे हुआ? लैटिन अमेरिका में कोलंबिया, इक्वाडोर में तो यूथनेशिया पहले हुआ, दिया गया, वहां कानून बनाकर नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से दिया गया। अब यहाँ उरुग्वे ने प्रॉपर लॉ बना दिया है इसको लेकर, उरुग्वे ने इसको लॉ बना के लीगल स्टेटस दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने एनवायरमेंट रिलेटेड काफी बड़ी एक बॉडी की बात की जिसका नाम IUCN। IUCN में हाल ही में 2 नए मेंबर स्टेट जुड़े हैं, 2 नए मेंबर स्टेट जुड़े हैं, टोटल संख्या हो गई है 90। इंडिया पहले से है, इंडिया ऑलरेडी है मेंबर स्टेट, 1969 से ही है। तो 2 मेंबर स्टेट अभी हाल ही में जुड़े हैं। एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है टुवालू, जिस पर खतरा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, डूबने वाला है ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है टुवालू। बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, जैव विविधता अच्छी है, पर इस पे खतरा है कम हाइट होने के कारण, ये आइलैंड कंट्री डूबने वाला है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और एक और कंट्री ज्वाइन किया है हाल ही में, आर्मेनिया। आर्मेनिया, आर्मेनिया का कन्फ्लिक्ट किसके साथ चलता है? जैसे इंडिया पाकिस्तान दोनों एंटी पार्टी, तो आर्मेनिया का एंटी पार्टी कौन? कई बार बता रखा है मैंने ये पहले, भाई पता चलेगा, पहले लेक्चर पढ़ रखे हो कि नहीं। आर्मेनिया की दिक्कत किसके साथ है? इंटरनेशनल रिलेशन में भी कई बार बताया हुआ है। इंडिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है क्योंकि जो तुर्की और पाकिस्तान वगैरह जो बाकी हैं ये अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। तो आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों हैं एंटी पार्टी। आर्मेनिया, अजरबैजान दोनों एंटी पार्टी हैं। इंडिया आर्मेनिया के क्लोज है, अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान उनके क्लोज है, बता चुका हूं कई बार। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही फॉरेन पॉलिसी की नीति है, विदेश नीति। तो आर्मेनिया भी IUCN का सदस्य बना है इसी साल, अभी जल्दी ही। तो IUCN में 2 नए मेंबर स्टेट जुड़ गए हैं, एक है टुवालू और एक है आर्मेनिया। टुवालू और आर्मेनिया। अच्छा, आर्मेनिया अजरबैजान का जो युद्ध चल रहा था, वो क्षेत्र का नाम क्या था? उस एरिया का नाम क्या बताया था? नगर्नो करबक। जिस क्षेत्र के लिए आर्मेनिया अजरबैजान लड़ाई चल रही थी, नगर्नो करबक क्षेत्र, नगर्नो करबक। तो टुवालू और आर्मेनिया ये 2 कंट्री IUCN के मेंबर स्टेट बने हैं अभी जल्दी ही। ये देखो, अक्टूबर 2025 टुवालू 90 नंबर स्टेट मेंबर बनना है IUCN का। उसका क्या फायदा होगा? जो बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट IUCN के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े कंट्री जुड़े हैं, उनके द्वारा टुवालू को सपोर्ट मिलेगा अपनी बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी वगैरह को बचाने में। क्योंकि टुवालू एक बड़ी संस्था के साथ जुड़ गया है, तो बड़ी संस्था के साथ जुड़ गया तो उस संस्था का जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो उसकी नीतियां हैं, जो उसके प्रोग्राम हैं, उनका फायदा टुवालू को भी मिलेगा और अपनी इकोलॉजी को बचाने में मदद मिल सकती है। तो अक्टूबर 25 टुवालू 90 नंबर स्टेट मेंबर बन गया है IUCN में। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस, उसके लिए इसको मदद मिल जाएगी IUCN का मेंबर होने के कारण। टुवालू कहां पर स्थित है?
वेस्ट सेंट्रल प्रशांत महासागर, वर्ल्ड मैप में टुवालू को ढूंढोगे, कुछ आइलैंड कंट्री हैं यहाँ पर, उस ग्रुप को बोलते हैं पॉलिनेशिया। कुछ आइलैंड, कई सारे आइलैंड कंट्री हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया आइलैंड ग्रुप जो है, उन्हीं में एक आइलैंड कंट्री है टुवालू। पॉलिनेशिया में कुछ छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, उनमें एक कंट्री का नाम है टुवालू। पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड में पड़ता है ये, प्रशांत महासागर का पश्चिमी मध्य। और बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, ओशियन बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है यहाँ पर। टुवालू मैरीन बायोडाइवर्सिटी रिच है, यहाँ कोरल रीफ, मछलियां, सी बर्ड, कई प्रकार की प्रजातियां इस एरिया में पाई जाती हैं। पर टुवालू खतरा झेल रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, डूबने का खतरा है इसके ऊपर। सी लेवल बढ़ता जा रहा है, कोस्टल एरिया की मिट्टी कटती जा रही है, एंड इन्वेजिव स्पीसीज। These challenges endanger both natural environment and the livelihood of Tuvalu people. तो टुवालू को लोग इस वजह से उनकी आजीविका, लिवलीहुड भी खतरे में पड़ रहा है। यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वही बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल बढ़ रहा है, किनारे की मिट्टी कटती जा रही है और ये कंट्री डूबता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, किनारे की मिट्टी कट रही है, धीरे धीरे ये सबमर्ज होता जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो लोगों का जीवन, आजीविका सब खतरे में है, एनवायरनमेंट भी। तो टुवालू IUCN से जुड़ने की वजह से, जो IUCN के साथ एक्सपर्ट्स और पार्टनर कंट्रीज वगैरह जुड़े हैं, उनका सहयोग इसको मिलेगा। और अक्टूबर 25 में आर्मेनिया भी IUCN से जुड़ गया है। आर्मेनिया भी 2025 में IUCN से जुड़ गया, उसका मेंबर बन गया है। तो अबू धाबी में बैठक हुई थी, आर्मेनिया भी इसका सदस्य बन गया है। आर्मेनिया को भी इससे फायदा मिलेगा। आर्मेनिया यूरोप और एशिया इसके बीच में स्थित है। आर्मेनिया का भी जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, आर्मेनिया के ग्रासलैंड्स, माउंटेन फॉरेस्ट, सेमी डेजर्ट, फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये सब एरिया बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच एरिया है। आर्मेनिया में भी अल्पाइन मीडोज, माउंटेन फॉरेस्ट, सेमी डेजर्ट, फ्रेश वाटर हैबिटेट, कई प्रकार की बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैं। आर्मेनिया अगले साल बायोडाइवर्सिटी की बैठक भी कराने वाला है। येरेवान ये जगह है आर्मेनिया में। 2026 में एक बैठक भी होने वाली है आर्मेनिया के अंदर, येरेवान बायोडाइवर्सिटी की बैठक है, 17 नंबर की बैठक। CBD इन्वायरमेंट के अंदर बताया हुआ है। दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी इन्वायरमेंट में, एक तो क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन है UNFCCC, और एक बायोडाइवर्सिटी का है CBD। इन दोनों की जो बैठक होती है उसे कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब मीटिंग। तो UNFCCC UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी बैठक को भी कॉप कहते हैं, और CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी बैठक को भी कॉप कहते हैं। तो CBD की बैठक होनी है 17वीं 2026 में, वो आर्मेनिया में होने वाली है, येरेवान जगह है। भाई इन बैठकों में ही तो क्योटो प्रोटोकॉल ये सब साइन हुए थे, एनवायरनमेंट में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, खेलो इंडिया गेम्स। कई बार बता चुका हूं पहले, बहुत बार अपडेट भी करा चुका हूं, नए इवेंट, मेडल टैली सब बता चुका हूं, कौन कितने मेडल जीता, क्या रैंकिंग रही। खेलो इंडिया गेम जो होते हैं उनमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी होने हैं राजस्थान में। ये क्वेश्चन एग्जाम का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ, राजस्थान में, नवंबर-दिसंबर में होने हैं ये। राजस्थान के किन शहरों में होंगे, 7 शहरों में, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। अब राजस्थान का स्टेट एग्जाम जो होगा, जहां पर करंट अफेयर वगैरह सिलेबस का पार्ट है, वहां पर ये आएगा भी एग्जाम में क्वेश्चन। तो राजस्थान 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कराने वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। पिछले वाले जो हुए थे, कौन जीता था, कितने मेडल आए थे, कहाँ हुआ था, सब पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, पिछला वाला बताया हुआ है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुए, यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए, यूथ गेम कहाँ हुए, सब बताए हुए हैं, मैस्कट वगैरह क्या था सब बताया हुआ है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 24 नवंबर दिसंबर में राजस्थान आयोजित करेगा इन 7 शहरों में। 5000 एथलीट लगभग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, 5000 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स क्या होते हैं बहुत बार बता चुका, फिर एक बार देख लो। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय आयोजित करता है।
इसका पर्पस क्या है? स्पोर्ट को पूरी तरह से भारत में प्रमोट करना, यंग टैलेंट को आगे लाना और इंटरनेशनल लेवल पर भी, जिससे इंडिया की परफॉर्मेंस सुधरेगी। तो नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना कि ज्यादा से ज्यादा यंग टैलेंट स्पोर्ट्स में आगे आए, जिससे हेल्थ भी सही रहेगी लोगों की, यंग जो लोग हैं, यूथ जो है स्पोर्ट्स से जुड़ा भी रहेगा, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस सुधरेगी, ओलंपिक जैसे गेम्स में भी भारत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। खिलाड़ियों को तैयार करना, तो खेल मंत्रालय का प्रोग्राम स्पोर्ट को हर लेवल पे प्रमोट करना, लोकल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हर लेवल पे, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, नेशनल लेवल, हर लेवल पे स्पोर्ट को भारत में प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, 2010 में दिल्ली में हुए थे। होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, सुनने पे ध्यान दो, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। 1930 हैमिल्टन में हुआ था, हैमिल्टन है कनाडा में, पहली बार यहां खेले गए थे ये। और ये हर 4 साल में आयोजित होते हैं, एवरी 4 इयर्स। ज्यादातर कंट्री जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, एक ग्रुप है, कॉमनवेल्थ नेशंस एक ग्रुप है, ज्यादातर ये वाले कंट्री हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। 2 कंट्री कॉमनवेल्थ नेशन के बाहर के भी हैं, तो ज्यादातर कंट्री कॉमनवेल्थ नेशन वाले हैं और 2 कंट्री इसके बाहर के भी हैं। जीके करंट अफेयर में कई सारी संस्थाएं पढ़ाई थी इंटरनेशनल, उसमें बताया हुआ था ये, फिर रिपीट कर रहा हूं। कॉमनवेल्थ नेशंस, देखो यही फायदा है जीके करंट अफेयर पढ़ने का, फायदा यही है, पुराने लेक्चर्स में संस्थाएं पढ़ाई कई सारी, अवार्ड्स बताए, कॉमनवेल्थ नेशन बताया, नाटो क्या है बताया, यूनाइटेड नेशन बताया। एक बार अगर कोई उन चीजों को तैयार कर ले तो करंट अफेयर में क्या होगा, यही टर्म आएंगे, आपको बैकग्राउंड पता होगा, केवल नाम ऐड करना होगा। जीके करंट अफेयर का तरीका यही होता है, जैसे नोबेल प्राइज है, बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, केवल नए जो जीते हैं उनका नाम बदलेगा, बस किस क्षेत्र में जीते और कौन जीता, बैकग्राउंड नहीं बदलेगा। तो जीके करंट अफेयर में इतने लेक्चर इसीलिए हैं, अलग अलग एरिया की इंफॉर्मेशन है, अगर वो बैकग्राउंड पता है तो करंट अफेयर में सिर्फ एक एक लाइन अपडेट होती होगी, आगे तक के लिए वो समस्या दूर हो जाएगी जीएस को लेकर। और ये मैं एश्योर कर सकता हूं कि नंबर ऑफ लेक्चर जीके करंट अफेयर में ज्यादा जरूर लग रहे होंगे, पर जो भी जीएस पढ़ रहा होगा, जो भी सब्जेक्ट, टेक्निकल से ज्यादा इंटरेस्ट कुछ लोगों को जीएस में आ गया होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट से भी ज्यादा एंजॉय कुछ लोग जीएस कर रहे होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ये सब। इसी साल में इतने सिलेक्शन हैं जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ लिया समय देकर, पर दिक्कत क्या है, कोई बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है, अगले महीने पेपर है, सर क्या करूं, तो 1 महीने में क्या कर लेगा कोई, समय देकर 2-4 महीने सब सब्जेक्ट कवर हो जाए, 4-5 महीने समय लगाकर 3-3, 4-4 घंटा भी पढ़ोगे, जीएस 5 महीने में तैयार मान लो हो गया, 4 महीने में हो गया। एक बार जीएस पढ़ लिए फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे बड़ी परेशानी है, बैच ज्वाइन किया हूं, लग रहा है कोई जादू की छड़ी सर घुमाएंगे सब याद हो जाएगा, जो टाइम लगना है वो लगेगा, जितने सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ के क्वेश्चन नहीं बना रहा है, पढ़ा हमने दिया, अच्छे से अच्छा पढ़ा दिया, पर जब पढ़ोगे एग्जाम में तभी बनेगा, ये अच्छी तरह जानते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो लोग 3 महीने पहले ज्वाइन किए थे आज बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे एनवायरनमेंट जो है लास्ट बैच वाला कर सकते हो, प्रीवियस वाला भी कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है, कुछ बदलेगा नहीं, 49 लेक्चर है, उससे ज्यादा कवरेज एनवायरनमेंट लाइव में भी नहीं होगा। और जो अपडेशन है, मैं अपडेशन इसमें करता चल रहा हूं, चाहे तो एनवायरनमेंट पिछला वाला भी कर सकते हैं, रिवीजन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। पर जिसको भी 3 महीने से ऊपर समय आरोहण पर हो चुका है वो कंफर्टेबल है, उसको कभी नहीं पूछना पड़ रहा कि जीएस में क्या करूं सर। दिक्कत उन्हीं को हो रही है जो आज ज्वाइन किए हैं, 10 ही दिन में परेशान हो रहे हैं। देखो, तो कॉमनवेल्थ मैंने बताया, कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले 1930 हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे, हर 4 साल में ये होते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस बेसिकली उन कंट्रीज का ग्रुप है जो ब्रिटिशर्स ने जहां पर रूल किया था, ब्रिटिशर्स ने जिनको कॉलोनी बना रखा था, इंक्लूडिंग इंडिया,
तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन कंट्रीज का ग्रुप है जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने वाले ज्यादातर देश वही हैं। 2 कंट्री अफ्रीका वगैरह वाले जो हैं वो बाहर के भी हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं भी थे, पर मेजॉरिटी कंट्री कॉमनवेल्थ खेलने वाले वही हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी। तो कॉमनवेल्थ जो वर्ड आ रहा है ना, वो ब्रिटिश कॉलोनी जो कंट्री रहे थे उन कंट्रीज के बीच शुरू हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। आज की डेट में तो वो कॉलोनी नहीं है, कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थे पर कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं। जनरली 2 कंट्री हैं। ठीक, तो कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे कंट्री उनके बीच ये इवेंट होता है। और 2 कंट्री ऐसे भी जो कॉलोनी नहीं थे और वो भी कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। हर 4 साल में ये खेला जाता है। हैमिल्टन में पहली बार हुआ, दिल्ली में 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था दिल्ली में, शीला दीक्षित सीएम थी जब। अब इस बार अहमदाबाद के लिए कोशिश की जा रही है, अहमदाबाद के लिए कोशिश की जा रही है कि अहमदाबाद इसका आयोजन करे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्टेडियम अच्छे हैं, काफी कैपेसिटी वहां पर होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअल में 2 शहरों के बीच कंपटीशन है, एक है नाइजीरिया का कैपिटल अबुजा, एक नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा और दूसरा अहमदाबाद, इन दोनों के बीच कंपटीशन है। तो अभी बैठक होनी है जिसमें इसका फैसला होगा। अहमदाबाद के ज्यादा चांस हैं कि उसको मिल जाएगा होस्ट करने के लिए। इंडिया में जब कॉमनवेल्थ हुआ था करप्शन वगैरह का बड़ा वो हुआ था, करप्शन के चार्जेस बहुत है ना, करप्शन हो गया। तो अहमदाबाद को रिकमेंड किया जा रहा है कि आयोजन करे 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों का। 2036 के ओलंपिक के लिए भी भारत प्रयास कर रहा है, 2036 के ओलंपिक के लिए भी प्रयास कर रहा है भारत। अब देखो इसमें अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों के लिए रिकमेंड किया जा रहा है कि होस्ट करे, और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है। जो ग्रुप है, कमेटी जो है, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया। 20 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो 20 साल के बाद भारत को मौका मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम कराने का। 2010 में नई दिल्ली में हम करा चुके हैं। फाइनल निर्णय इस पर आना है 26 नवंबर को जो बैठक होगी उसमें, ग्लासगो में बैठक होगी। कॉमनवेल्थ जो जनरल असेंबली जो इसकी ग्रुप जो है ग्लासगो में, ग्लासगो है यूके में है ग्लासगो, यहाँ पे 26 नवंबर को बैठक होगी जहां फाइनल डिसीजन होगा कि इनको मेजबानी मिले कि नहीं, अहमदाबाद को मौका मिले या नहीं। अहमदाबाद की जो बिड है होस्ट करने की, दूसरा कंपटीशन में है नाइजीरिया का अबुजा। पर अहमदाबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना अच्छा बना है, इसको देखते हुए संभावना है कि अहमदाबाद को मौका मिलेगा, माना जा रहा है कि अहमदाबाद को मौका मिलेगा। और 2030 के लिए इंडिया प्रयास कर रहा है, तो कॉमनवेल्थ गेम को भी 100 साल हो जाएंगे उस समय, मतलब 100वां एडिशन होगा, मतलब 100वां एडिशन नहीं, 100 साल पूरे होंगे। हर 4 साल में होता है, मतलब 25 इवेंट हो चुके होंगे। तो ये 100 साल कॉमनवेल्थ खेल अपने पूरे कर चुका होगा 2030 में। तो 100 साल पूरे होने पर यह आयोजन अहमदाबाद में होने की संभावना है, और पहली बार 1930 में हुए थे। तो 2030 में जो इवेंट होगा वो 100 ईयर वाला इवेंट होगा। ठीक है। द कॉमनवेल्थ गेम ये मेजर मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, कई प्रकार के खेल इसमें खेले जाते हैं, हर 4 साल में होता है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो ग्रुप है वहां से कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है, 56 देशों का ग्रुप है जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे। पर ये 56 के 56 कॉमनवेल्थ गेम आज की डेट में नहीं खेलते हैं, कुछ दो इसमें से कम है और 2 अलग कंट्री हैं, जरूरत नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन उन कंट्रीज का ग्रुप है जो ज्यादातर ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे। अब 1-2 कंट्री उसमें से कॉमनवेल्थ खेल नहीं खेलते, और 1-2 जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थे वो अलग से खेलते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ब्रिटिश कॉलोनी 2 कंट्री जो पहले थे वो नहीं पार्टिसिपेट करते, और 2 कंट्री अफ्रीका वाले पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो उसकी जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि अहमदाबाद कोशिश कर रहा है 2030 का इसको मेजबानी मिल जाए। इंडिया 2036 के ओलंपिक खेल के लिए भी प्रयास कर रहा है, अहमदाबाद में आयोजन हो जाए। और विकसित भारत का सपना भी है 2047 की इंडिया डेवलप्ड कंट्री 2047 तक होगा। तो ये सब बड़े बड़े टूर्नामेंट भारत में आयोजित हों, विकसित भारत 2047 के तहत कई सारी चीजें करानी है। तो भारत ओलंपिक के लिए भी प्रयास कर रहा है, अहमदाबाद में कराएं 2036 का आयोजन।
अक्टूबर महीने में एक आयोजन होता है राष्ट्रीय पोषण माह। पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। महिलाओं में, बच्चे में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार का एक अभियान है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, या आपको अगर नहीं ध्यान हो तो पोषण अभियान के नाम से याद होगा, कई बार पढ़ाया हुआ है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो बच्चे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी अपडेशन करना है, अपडेशन में करंट अफेयर में कर रहा हूं सारे अपडेशन, एनवायरनमेंट प्रीवियस बैच वाला पूरा का पूरा काम आ जाएगा। कहीं कहीं पे अपडेशन है वो करंट अफेयर में ऑलरेडी अपडेट होता चल रहा है, ठीक है। तो आप प्रीवियस बैच वाला एनवायरनमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। अपडेशन का पार्ट करंट अफेयर में अपडेट में करता चल रहा हूं। करंट अफेयर का मतलब ही है अलग अलग सब्जेक्ट का एडिशन करना, अपडेशन करना। पोषण अभियान, तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान सरकार की योजना है माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए, कुपोषण को टैकल करने के लिए, महिलाओं में भी बच्चों में भी, ठीक। तो इसी के तहत अक्टूबर महीने में हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह। जैसे यूपी ने पहले आयोजन किया था, उसके अलावा और भी राज्यों ने आयोजन किया है। अभी ये आयोजन देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून में आयोजन हुआ। तो 8वां राष्ट्रीय पोषण माह देहरादून, उससे पहले गुजरात ने आयोजन किया, यूपी ने किया, लास्ट टाइम गुजरात भी पढ़ाया था मैंने। तो देहरादून में भी ये आयोजन कंप्लीट हुआ। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह ये कंक्लूड हुआ है देहरादून में अक्टूबर 2025। महीना, पूरा महीना चलने वाला ये कैंपेन हर साल अलग अलग राज्यों में होता है। किसका, इसका फोकस क्या है? न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, बिहेवियरल चेंज, खान पान, बिहेवियर, लाइफस्टाइल में बदलाव करें, कुपोषण की समस्या से बचें, बच्चे, महिलाएं। तो ये पोषण अभियान का ही हिस्सा है। पोषण अभियान जो 2018 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था, माल न्यूट्रिशन की समस्या महिलाओं और बच्चों में कैसे रोकी जाए, कुपोषण की समस्या महिलाओं बच्चों में कैसे रोकी जाए। शुभम राज, करंट अफेयर देखना होगा। आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किस क्लास से पूछ लेगा, बिल्कुल देखना चाहिए। पर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए 10 सब्जेक्ट हैं। प्रायोरिटी मैंने 50 बार बताया कि इनको पहले करना है। ऐसा मत करना कि मैथ रीजनिंग छोड़ के पहले करंट अफेयर करने लग जाना और पूरे साल करंट अफेयर में चला जाए। प्रायोरिटी बताई है मैंने ब्रांच वाइज, पहले पहले किनको करना है। करंट अफेयर पहले मत लेके बैठ जाना, ये इसमें प्रायोरिटी वाइज बताया हुआ है मैंने, छोटे सब्जेक्ट पहले। राष्ट्रीय पोषण माह एक नेशनल कैंपेन है, नेशनल मूवमेंट है। न्यूट्रिशन इंप्रूव कैसे किया जाए महिलाओं और बच्चों में। बच्चे के जन्म के शुरू के 1000 दिन, मतलब 3-3.5 साल लगभग ज्यादा क्रिटिकल होता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो बच्चे का जन्म से शुरू के 1000 दिन ज्यादा क्रिटिकल होता है उसकी ग्रोथ के लिए, कुपोषण की समस्या ना हो पाए, बैलेंस डाइट मिले, मदर हेल्दी हो जिससे बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो, तो जिससे परिवार भी मजबूत होंगे और राष्ट्र को भी मजबूती मिलेगी। हेल्दी लोग होंगे तो परिवार भी मजबूत होगा, राष्ट्र भी मजबूत होगा। ये इनकरेज करता है मेन और यूथ पार्टिसिपेशन को भी, कि पूरे देश में न्यूट्रिशन जो है नेशनल कैंपेन की तरह हो जाए, स्वस्थ देश हो। पोषण अभियान में कई सारे मंत्रालय इन्वॉल्व हैं कुपोषण को डील करने के लिए। एम्पावर्ड वुमेन, नरिश्ड इंडिया, ये उद्देश्य है। कई बार बता रखा है, ये सेम चीज कई बार लिखा रखी है। आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी जोड़ा गया है, उसके द्वारा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाए। 10 करोड़ बेनिफिशियरी लगभग अभी तक इसके हो चुके हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत में लाभ इसका मिल चुका है अभी तक। पोषण अभियान 10 बार बताया हुआ प्रीवियस क्लासेस में। तो पोषण अभियान कुपोषण को टैकल करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स नई रैंकिंग आ गई है। किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितने देशों में वीजा फ्री एक्सेस उसको मिल सकता है, कितने देशों में आसानी से वो ट्रेवल कर सकता है, उससे पता लगता है आपका देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। जैसे सबसे मजबूत पासपोर्ट दुनिया में सिंगापुर का, 193 कंट्री में यहाँ का नागरिक आसानी से ट्रेवल कर सकता है बिना किसी परेशानी के। सिंगापुर टॉप पर है, 193 देशों में यहाँ के लोग आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, इजी एक्सेस है। भारत की क्या स्थिति है? 5 रैंक हम ड्रॉप कर गए हैं, 80 नंबर पे थे, 85 पर आ गए हैं। तो इंडिया पासपोर्ट रैंक हैज ड्रॉप टू 85th। 5 रैंक का स्लिप हुआ है, देखो 2025 में 5 रैंक हम डाउन हो गए।
तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर वीजा फ्री ट्रेवल 57 देशों में कर सकते हैं। उससे पहले 59 कंट्री में कर सकते थे, 2 कंट्री और कम हो गए। 59 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल इंडियन पासपोर्ट पे आप कर सकते थे, 2 कंट्री और डाउन हो गए, इस बार 57 कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं आप। और इससे हमारी रैंकिंग 80 से 85 पहुंच गई है। तो भारत का पासपोर्ट मजबूती के मामले में दुनिया में 85 नंबर पे है, 80 से 85 पहुंच गए। टोटल 193 कंट्री की रैंक जारी की गई, इसमें 193 कंट्री का डाटा लिया गया, लगभग इतना। सबसे अंतिम में अफगानिस्तान है, लास्ट पे अफगानिस्तान। तो इंडिया का पासपोर्ट 80 से 85 नंबर पे पहुंच गया, रैंकिंग हमारी 5 रैंक ड्रॉप हुआ है। हमारे कंट्री के लोग वीजा फ्री ट्रेवल 57 देशों में अलाउड है, पहले 59 में अलाउड था पिछले साल तक। इस बार नहीं, इस बार 193 नहीं, 199 कंट्री कवर किए गए हैं। इस बार बढ़ाया, 199 कंट्री का डाटा रिलीज किया गया है। तो 199 कंट्री का डाटा रिलीज किया गया है वर्ल्ड वाइड बाय द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन एक्सेसिबल विदाउट वीजा। 199 कंट्री की रैंक जारी की गई। सिंगापुर टॉप पर है, 193 कंट्री एक्सेस है इनको वीजा फ्री ट्रेवल के लिए। सेकंड नंबर पे है साउथ कोरिया, थर्ड नंबर पे है जापान। सिंगापुर का पासपोर्ट नंबर 1 पे, साउथ कोरिया नंबर 2, जापान नंबर 3। यूरोप के कई सारे कंट्री टॉप 10 में, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ये भी टॉप 10 में है। अमेरिका की रैंकिंग जो है पहली बार टॉप 10 से बाहर हुआ है, पहली बार अमेरिका टॉप 10 से बाहर हुआ है पिछले 20 साल में। 12वीं रैंक पर है अमेरिका इस बार। अमेरिकी पासपोर्ट पिछले 10 साल में, ये पिछले 20 साल में पहली बार टॉप 10 से बाहर हुआ है, 12वीं रैंक पे है इस बार। तो टॉप 3 कौन है? सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान। और टॉप 10 से अमेरिका बाहर हो गया है, 12वें नंबर पे है इस बार। इंडिया 85 पर है। 199 कंट्री की रैंक जारी हुई है। अंतिम में है अफगानिस्तान, लास्ट में अफगानिस्तान है। नेबरिंग कंट्री की क्या स्थिति है? इंडिया जाना है तो पाकिस्तान जानना होगा। पाकिस्तान 103, पाकिस्तान पूछे भले ना, पर आप इंडिया जान रहे हो तो पाकिस्तान देख सकते हैं। पाकिस्तान 103 पे, बांग्लादेश 100, नेपाल 101, भूटान 92, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इस रैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में शुरुआत हुई थी पहली बार। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स का डाटा शुरुआत हुई थी 2005 में पहली बार। इससे पता लगता है वीजा फ्री ट्रैवल एक्सेस कहां पर अलाउड, किन किन देशों में आप कर सकते हैं। और हर साल रिपोर्ट आती है इसकी रिपोर्ट हर साल आती है, क्योंकि दुनिया में ट्रैवल के जो नियम हैं, हर साल किसी देश ने कोई नई नीति बदल दी तो बदलते रहती है रैंकिंग। नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, पता ही लग रहा है, महिलाओं को बिजनेस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और एक ग्रुप है डीपी वर्ल्ड। तो नीति आयोग गवर्नमेंट की एजेंसी, इनका एक प्रोग्राम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, शॉर्ट में WEP कहते हैं, और एक एजेंसी डीपी वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, एक नया प्रोग्राम वी राइज। नीति आयोग का ये एक प्लेटफॉर्म है WEP, नीति आयोग के अंतर्गत आता है ये WEP। तो नीति आयोग सरकारी संस्था, उसका एक प्लेटफॉर्म WEP और एक एजेंसी डीपी वर्ल्ड, इन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है वी राइज। वी राइज आगे क्या? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस, मतलब महिलाओं को बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। ये जो इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य है भारतीय महिलाओं को MSME मतलब छोटे लघु मझोले उद्योग जो हैं, MSME सेक्टर को ग्लोबली एक्सपेंड किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। भारतीय महिलाएं MSME सेक्टर को चला रही हैं, उनको और एक्सपेंड किया जाए, बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट किया जाए। इसका फोकस है व्यापार को बढ़ाने पर, मेंटरशिप, उनको गाइडेंस की जरूरत हो तो गाइडेंस दी जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत है, वो सपोर्ट मिले, जिससे महिलाएं जो बिजनेस क्षेत्र में काम कर रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस उनको मिल सके। तो वी राइज की फुल, देखो वी राइज की फुल फॉर्म ये है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। भारतीय महिलाएं जो बिजनेस चला रही हैं MSME सेक्टर का, उसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए व्यापार को बढ़ावा कैसे मिलेगा, मेंटरशिप गाइडेंस की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत है, हर तरह की सहायता दी जाए जिससे इंटरनेशनल लेवल पे इनका बिजनेस आगे बढ़ सके।
भारतीय महिलाएं प्रमोट हो सकें बिजनेस क्षेत्र में। वी राइज प्रोग्राम, WEP ने एक इनिशिएटिव लिया था, अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव, उससे जुड़ा हुआ है। नीति आयोग का ही WEP, नीति आयोग के अंतर्गत आता है WEP ने 2023 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, अवार्ड टू रिवॉर्ड, उससे जुड़ा हुआ हिस्सा है ये। वी राइज प्रोग्राम पार्ट है किसका? वी राइज प्रोग्राम पार्ट है 2023 में प्रोग्राम शुरू हुआ था, ATR, अवार्ड टू रिवॉर्ड, किसने शुरू किया था? नीति आयोग का ही WEP, इन्होंने इसी से जोड़कर शुरू किया गया वी राइज, इसी से जोड़कर वी राइज की शुरुआत की गई है। इसमें जो DP वर्ल्ड जो एजेंसी, उसका क्या काम है? DP वर्ल्ड जो एजेंसी है उसका क्या रोल है इसमें? DP वर्ल्ड इसमें ब्रिंग इट्स ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ट्रेड एक्सपर्टीज टू सपोर्ट 100 सेलेक्टेड वुमेन एंटरप्रेन्योर। DP वर्ल्ड जो ग्रुप है उसके द्वारा ट्रेड एक्सपर्टीज जो है, उनका व्यापार वगैरह में जो एक्सपर्टीज है वो सपोर्ट करेंगे 100 सेलेक्टेड वुमेन एंटरप्रेन्योर को। वी राइज में DP वर्ल्ड क्या सहयोग करेगा? तो ट्रेड के क्षेत्र में जो इनका एक्सपर्टीज है, ये 100 सेलेक्टेड वुमेन एंटरप्रेन्योर को सहायता करेंगे व्यापार को बढ़ाने में। इस प्रोग्राम में DP वर्ल्ड का कोलैबोरेशन से क्या फायदा मिलेगा? DP वर्ल्ड के कोलैबोरेशन से फायदा मिलेगा ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और ट्रेड एक्सपर्टीज जो उनका है, 100 सेलेक्टेड महिलाओं को ये सपोर्ट करेंगे। तो ये कोलैबोरेशन एक्सपोर्ट को, बिजनेस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। WEP कब शुरू किया था? नीति आयोग ने शुरू किया था इसको, नीति आयोग का हिस्सा है। 2018 में WEP बना था नीति आयोग के अंतर्गत। WEP जो प्लेटफॉर्म है, ये नीति आयोग ने कब शुरू किया है? 2018 में, और 2022 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सा बना। 90,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर लगभग इससे जुड़े हुए हैं और 47 संस्थाएं पार्टनर। 90,000 महिला एंटरप्रेन्योर WEP प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। नीति आयोग का जो प्लेटफॉर्म है WEP। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ब्राजील के डिफेंस मिनिस्टर, इन लोगों की मीटिंग हुई है। इंडिया ब्राजील के बीच टाई अप हुए हैं डिफेंस के। इंडिया ब्राजील के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन हुए हैं, जिसमें इंडिया आकाश मिसाइल ब्राजील को सप्लाई करने की बात हुई है, प्रपोजल दिया गया है। आकाश मिसाइल सप्लाई करेगा इंडिया ब्राजील को। कई डिफेंस सेक्टर में काम करेंगे इंडिया ब्राजील मिलकर। आकाश मिसाइल इंडिया ब्राजील को बेचेगा। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का, अभी तक तो भारत इंपोर्ट करता रहा है, सबसे बड़े इंपोर्टर रहे हम आर्म्स के, पर अब हम इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, आर्मेनिया को, कई सारे देशों को अब हम वेपन सप्लाई कर रहे हैं। इक्वाडोर, कई सारे देशों से बात चल रही है। तेजस बेच रहे हैं, ब्रह्मोस बेच रहे हैं, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच रहे हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम, कई सारी मिसाइल सिस्टम है, एयरक्राफ्ट है जो हम देशों को बेच रहे हैं। अभी तक हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर रहे हैं, अब हम डिफेंस सेक्टर को एक्सपोर्ट के लिए ओपन करते जा रहे हैं। बहुत सारे देशों के साथ टाई अप, जिसमें हम अलग अलग वेपन देशों को बेचेंगे। ठीक है, कई देशों ने अग्नि मिसाइल में इंटरेस्ट शो किया, ब्रह्मोस, पिनाका बता भी चुका हूं, आर्मेनिया के साथ पिनाका की डील, फिर फिलीपींस, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, कहीं तेजस बेच रहे हैं, किसी को ब्रह्मोस बेच रहे हैं। अभी आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए प्रपोजल दिया इंडिया ने ब्राजील को। तो 15 अक्टूबर 2025 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मिले ब्राजील के डिफेंस मिनिस्टर से, नई दिल्ली में मुलाकात हुई, जहां पर डिफेंस के क्षेत्र में कई कोलैबोरेशन हुए हैं और यहाँ पे बातचीत भी हुई है, जिसमें इंडिया आकाश मिसाइल ब्राजील को सप्लाई करेगा। युद्ध अभ्यास एक साथ किए जाएं, कुछ चीजें साथ में बनाई जाएं, इन सब चीजों पे बातचीत हुई है। डिफेंस क्षेत्र में मिलकर काम किया जाए। आकाश क्या चीज है? भारत की खुद की बनाई हुई जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल। आकाश कैसी मिसाइल है? जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की, इंडिजिनस मतलब खुद की बनाई हुई मिसाइल। डिफेंस चैप्टर जीके में, डिफेंस चैप्टर में हमने बहुत सारी मिसाइल के बारे में बताया हुआ है, किस किस तरह की मिसाइल है, क्या टेक्नोलॉजी, किनका क्या मतलब है, बैलिस्टिक क्या होता है, क्रूज क्या होता है, डिफेंस चैप्टर में हमने ये पढ़ाया हुआ है। उसके बाद साइंस के चैप्टर में इसरो के बारे में पढ़ाया हुआ है, स्पेस प्रोग्राम पढ़ाया हुआ है। तो चैप्टर देखोगे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। तो आकाश भारत की खुद की बनाई हुई इंडिजिनस, खुद की बनाई हुई मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर, मध्यम दूरी 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। 25 से 30 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता दूं, कुछ लोगों ने डिफेंस नहीं पढ़ा होगा। APJ अब्दुल कलाम, इनका एक आइडिया था 1983
IGMDP 1980s में 1980 के दशक में प्रपोजल दिया गया, एक प्रोग्राम भारत का इंटीग्रेटेड, डिफेंस में पढ़ाया है, फिर से रिपीट कर देता हूं, याद आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लें। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि हर चीज के लिए फॉरेन कंट्री पर डिपेंड रहें तो खुद से भी हम कुछ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम का आइडिया था कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, इस प्रोग्राम के तहत भारत खुद से मिसाइल डेवलपमेंट करे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते भी थे, तो भारत इस प्रोग्राम के तहत खुद से मिसाइल डेवलपमेंट करे। एपीजे अब्दुल कलाम का आइडिया था। इसमें 5 मिसाइल भारत ने डिसाइड किया था बनाने का। 5 मिसाइल तय हुआ था कि इंडिया बनाएगा। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये 5 मिसाइल भारत बनाएगा। त्रिशूल वाला जो प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया था, त्रिशूल वाला फेल हो गया था, तो इजराइल से हमको खरीदनी पड़ी थी बराक मिसाइल, इजराइल से बराक मिसाइल लेनी पड़ी थी। त्रिशूल वाला प्रोजेक्ट फेल था। त्रिशूल क्या थी? सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी। शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज मतलब 7-8 किलोमीटर। तो त्रिशूल सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल थी। ये प्रोजेक्ट हमारा फेल था। सबसे पहली मिसाइल भारत ने बनाई थी पृथ्वी। सबसे पहला जो मिसाइल बनी थी पृथ्वी, इसके कई वर्जन आए, पृथ्वी 1, 2, 3। ये क्या थी? सरफेस टू सरफेस। अग्नि क्या थी? सरफेस टू सरफेस। आकाश क्या थी? सरफेस टू एयर। भाई पृथ्वी आसान, पृथ्वी का मतलब क्या? सरफेस, तो जमीन से चलेगी, जमीन पे हिट करेगी। अग्नि, वो भी जमीन पे चल रही है, तो सरफेस से चलेगी, सरफेस पे हिट करेगी। आकाश, जमीन पे खड़े होकर ऊपर देख रहे हो, सरफेस टू एयर। त्रिशूल, जमीन से उठाया, हवा में मारा, सरफेस टू एयर। ऐसे याद रख सकते थे, वहां बताया मैंने तरीका। तो सरफेस टू सरफेस पृथ्वी, सरफेस सरफेस अग्नि, आकाश, ये इंडिया के खुद के डेवलपमेंट। इसके अलावा कई सारे जो हमने दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाए, जैसे ब्रह्मोस, इंडिया रशिया ने मिलकर डेवलप किया था, ये हमारे खुद के थे। ठीक, तो ये प्रोग्राम था इंडिया का, जिसके तहत ये सब डेवलपमेंट इंडिया ने किए। अब तो और भी कई सारी मिसाइल भारत ने फिर डेवलप की, अस्त्रा है, निर्भय है, शौर्य है, कई सारी बता चुका हूं। तो इसी के तहत आकाश मिसाइल की जो मैंने बात की है, वो इंडिया का खुद का डेवलपमेंट है, इंडिया का खुद का डेवलपमेंट। सबसे पहली मिसाइल भारत ने कौन सी लॉन्च की थी? 25 फरवरी 1988 को पहला लॉन्च हुआ था पृथ्वी का। सबसे पहली मिसाइल भारत ने ट्रायल किया था 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी। और कहां से लॉन्च हुआ था? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ट्रायल हुआ था। अब इसमें लिखने लग गए क्या? ये पढ़ाया हुआ है पहले, डिफेंस में आपके लेक्चर्स में है, नोट्स में भी है। अगर कोई लिख रहा है तो पहले है आपके नोट्स में। ये तो मैं रिपीट करा रहा हूं, या किसी को पहले नहीं पता तो देख सकता है, या नोट करना है तो करो, पुराने लेक्चर्स देखोगे उसमें है अवेलेबल, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हमारे पास सबमरीन कौन सी है, एयरक्राफ्ट कौन से हैं, कौन से खुद बनाए, बाहर से कौन से लिए, अलग अलग देशों से अभ्यास कौन से होते हैं, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आकाश मिसाइल भारत का खुद का डेवलपमेंट, मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मल्टीपल एरियल थ्रेट को एक साथ हिट कर सकता है। आकाश के पास ये क्षमता है, कई सारे अगर थ्रेट आ रहे हैं, अगर कई सारे थ्रेट आपकी तरफ आ रहे हैं, तो एक साथ मल्टीपल एरियल थ्रेट, मल्टीपल थ्रेट जो है उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया का डिफेंस और स्पेस दोनों इसलिए अप्रिशिएट किया जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता भी होता है और रिलायबल होता है। इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत या मेक इन इंडिया के तहत, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। शुभम, आदत होती है बच्चों के ना, मान लो नए स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं है, तो उनको लग रहा है हर लाइन लिखना है, तो उनको बताना है कि पहले पुराने लेक्चर्स में है, अगर वो क्लासेस करेंगे तो वहां पे नोट है, और जो पढ़ चुके हैं उनको ऑलरेडी पता है कि कराया हुआ है। किसी को लिखना है तो लिख ले।
भाई किसी को यही साथ के साथ नोट करना है तो वो भी कर ले, हर किसी की अपनी अलग अप्रोच है, किसी को लिख के पढ़ना पसंद है, किसी को बने बनाए नोट्स चाहिए, किसी को अंडरलाइन करना है तो देख लें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका आइडिया था 1983 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। आईजीएमडीपी भारत का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत का खुद का 1983 का प्रोग्राम आइडिया एपीजे अब्दुल कलाम, 5 मिसाइल इसके तहत इंडिया को बनाने थे। त्रिशूल वाला प्रोजेक्ट फेल हो गया था तो इजराइल के साथ फिर हमने बराक मिसाइल डेवलप की। बराक, त्रिशूल की जगह बराक डेवलप की थी। त्रिशूल वाला प्रोजेक्ट फेल था। बाकी पृथ्वी के कई वेरिएंट बन गए, अग्नि के कई बन गए, आकाश, नाग, ये सब तो बन गए। आगे बढ़े। तो करंट अफेयर मैं आपको बार बार बोलता हूं, रोज करंट अफेयर क्लास यूट्यूब पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। महीने में 1-2 क्लास होती हैं, 2-3 क्लास मैक्सिमम, आपका पूरा डाटा अपडेट हो जाता है। उससे ज्यादा टाइम मत दो इसमें। करंट अफेयर ऑलरेडी कवरेज बहुत है आपके पास। 1 महीने का डाटा 2 से 3 क्लास में पूरा कवर हो जाता है। अब आज एक क्लास मैंने कराई है, कितना अक्टूबर का डाटा कवर हो गया। 2 से 3 क्लास से पूरा महीना कवर हो जाता है। तो आपको यहाँ वहाँ नहीं भागना। जो एग्जाम बैच चल रहा है आरोहन पे, उस एग्जाम से पहले पहले करंट अफेयर कवर होता चलेगा। ठीक है। इंडियन नेवी, इंडिया इंडोनेशिया ने हाल ही में नेवी ने युद्ध अभ्यास किया है समुद्र शक्ति 2025 के नाम से। अब क्वेश्चन क्या है, समुद्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच होता है? इंडिया इंडोनेशिया के बीच। आर्मी करती है, नेवी या एयरफोर्स? नेवी। इस बार का आयोजन कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम। बस यही क्वेश्चन है, इतना ही सवाल है। समुद्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच होता है? समुद्र नाम आ रहा है तो नेवी का है, और आयोजन कहां पर हुआ है? इंडिया इंडोनेशिया के बीच होता है, विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ। भारत की तरफ से शिप वगैरह पार्टिसिपेट जरूरत नहीं थे, कावरत्ती ने पार्टिसिपेट किया था, जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, समुद्र शक्ति किन देशों के बीच होती है? इंडिया इंडोनेशिया, नेवी। विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ। आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस सह्याद्री भारत ने अभी भेजा। आईएनएस सह्याद्री ये शिप भारत ने भेजा साउथ कोरिया, क्योंकि इंडियन नेवी और साउथ कोरिया के बीच पहली बार अभ्यास किया गया है। पहली बार इंडियन नेवी और साउथ कोरिया के बीच में अभ्यास किया गया है, और आईएनएस सह्याद्री भारत ने साउथ कोरिया भेजा। क्लियर है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इन दो देशों के बीच भागीदारी बढ़ रही है। नेवल कोऑपरेशन, नेवी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए यह किया गया। तो भारत और साउथ कोरिया के बीच में कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन बढ़ रहे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खुद को मजबूत करने के लिए, क्योंकि चाइना दबदबा ज्यादा बढ़ाता है कई आसपास एरिया में। तो आईएनएस सह्याद्री क्या है? शिवालिक क्लास का गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट शिप है, गाइडेड मिसाइल से लेस है। स्टील्थ का मतलब है सोनार वगैरह की पकड़ में नहीं आएगा। स्टील्थ, अगर एयरक्राफ्ट स्टील्थ वाले होते हैं तो रडार के पकड़ में नहीं आ पाते। स्टील्थ वाला शिप है तो सोनार रडार से नहीं पकड़ पाओगे आप इसको। तो आईएनएस सह्याद्री पहले पढ़ा चुके हैं, फिर मैंने दोबारा बैकग्राउंड लिख दिया है यहाँ। शिवालिक क्लास का गाइडेड मिसाइल स्टील्थ वॉरशिप है। ये भारत ने खुद से कंस्ट्रक्ट किया, 2012 में कमीशन हुआ था। ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है, उसके तहत भारत ने खुद बनाया था। तो ये उसका बैकग्राउंड लिख दिया है हमने। तो भारत और साउथ कोरिया के बीच अभी नेवी का अभ्यास हुआ पहली बार। भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री भेजा गया। सह्याद्री है क्या? गाइडेड मिसाइल वॉरशिप है। तो चाइना का जो दखल दुनिया में बढ़ता जा रहा है, इंडिया अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। इंडिया अपनी प्रेजेंस को उस एरिया में बढ़ा रहा है। आईएनएस सह्याद्री का डिप्लॉयमेंट साउथ चाइना सी के क्षेत्र में करना कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटजी भी है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो हम भी तो उस एरिया में जाएंगे जहां चाइना का होल्ड है। तो आईएनएस सह्याद्री भारत ने साउथ चाइना सी के क्षेत्र में भी डिप्लॉय किया हुआ है, जिससे इंडिया की प्रेजेंस उस क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंस बनती है। साउथ चाइना सी इंडिया से दूर है, पर साउथ चाइना सी में जो कंट्रीज हैं, अब व्यापार के लिए बड़ा जरूरी है वो एरिया, चाइना उस एरिया में क्लेम करता है। तो जब चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो हम भी उस एरिया में एंटर करेंगे। व्यापार के लिए भी साउथ चाइना सी जरूरी है, और आईएनएस सह्याद्री भारत ने डिप्लॉय भी कर रखा है वहां पर।
तो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, हमारी प्रेजेंस को बढ़ाए रखने की जरूरी है। क्लियर है? ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। अब कल परसों 2 क्लास जो लगातार है, मैं बता देता हूँ शेड्यूल आपको। 30 से पहले पहले लगातार क्लास होगी, उसके बाद 4-5 दिन अवेलेबिलिटी नहीं होगी, फिर 6 नवंबर के बाद। तो अभी लगातार आपकी क्लास है, मैं आपको शेड्यूल बता दूं। आज तारीख है 23, 24, 25 दोनों दिन क्लास होगी। ईपीएफओ के जो अलग से टॉपिक हैं भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, ये सब तो ईपीएफओ में भी कॉमन है। जो उनके अलग से टॉपिक हैं 24-25 सारी क्लास जो है 6:30 पे होंगी लाइव। तो 24-25 ईपीएफओ वाली क्लास होगी। और फिर 2 क्लास अभी और कराऊंगा मैं, सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, लगभग 70% पूरा हो जाएगा आपका। अभी 2 लेक्चर आपके 30 तारीख से पहले पहले, तो 26-27 में या 28-29 में 2 क्लास होंगी सोशल एस्पेक्ट की। तो सोशल एस्पेक्ट आपके 5 में से लगभग 3.5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब में कंटेंट तैयार करना पड़ता है, समय से लगता है। 24-25 ईपीएफओ क्लास होगी, उसके बाद 2 क्लास सोशल एस्पेक्ट होगी, 1 क्लास करंट अफेयर की और कराऊंगा 30 से पहले पहले। तो 24-25, 26-27, 28 1 क्लास इसकी और कराएंगे, 3 क्लास ईपीएफओ की होंगी। तो 30 तारीख से पहले पहले 3 क्लास ईपीएफओ, 2 सोशल एस्पेक्ट, 1 करंट अफेयर। तो सोशल एस्पेक्ट या तो 2 या तो 1 या तो इसमें बढ़ाएंगे, फिर देख लेंगे इसमें 3-4 जैसे करना है। ईपीएफओ के लिए जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, बहुत टाइम मुझे नहीं लगेगा उनमें। 30 नवंबर एग्जाम की डेट है, मैं बता देता हूं आपको। ईपीएफओ की डेट है 30 नवंबर। मेरी अवेलेबिलिटी केवल नहीं रहेगी 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर। कुछ प्रोग्राम रहेगा, उसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा इस समय पर। इसके बाद अवेलेबल होने के बाद फिर लगातार क्लासेस चलेंगी। उसके बाद फिर आपके ब्रेक वीक नहीं है, क्लासेस लगातार होंगी। 15 नवंबर से पहले पहले ईपीएफओ के जितने एडिशनल टॉपिक हैं सब कवर हो जाएंगे। 30 तारीख से पहले कम से कम 3-4 क्लास करा के जाऊंगा। और 15 नवंबर से पहले पहले कितनी क्लास हो जाएंगी, 5-6-7 क्लास तब कराऊंगा। 8 से 10 क्लास मुझे चाहिए ईपीएफओ के एडिशनल टॉपिक कराने के लिए। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नहीं करा पाऊंगा मैं, ये पहले मैंने मना किया हुआ है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये मेरा टॉपिक नहीं है, ना मैं इसमें इंटरवीन करूंगा। ऑडिटिंग अकाउंटिंग मैं नहीं करा पाऊंगा, ये अपने आप से करना होगा, ये मेरा एरिया नहीं है। पर बाकी लेबर लॉज, ये सब जो इशू है वो मैं करा दूंगा। एडिशनल टॉपिक की कुछ पीडीएफ ईपीएफओ के फोल्डर में डाल भी दी है। अब कल से जब स्टार्ट होगा तो वो सारे एरिया कवर होते चलेंगे। 15 नवंबर से पहले पहले ये हो जाएगा, बाकी टॉपिक अपने तैयार करते चलें। उसके बाद भी करंट अफेयर जो हो रहा है वो भी ईपीएफओ का पार्ट है। करंट अफेयर भी ईपीएफओ का सिलेबस का हिस्सा है। करंट अफेयर आपके एग्जाम में अक्टूबर तक का रहेगा, नवंबर का नहीं पढ़ना। ईपीएफओ में अक्टूबर तक का करंट पढ़ना, 1 महीने पहले तक का, नवंबर नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका अक्टूबर का डाटा। ईपीएफओ ईएस का भी कॉमन है, करंट अफेयर ईएस के मतलब का भी है, ईपीएफओ के मतलब का भी है। हरियाणा वाला पेपर उसके मतलब का भी है, बिहार पीएससी के जो पेपर उनके मतलब का भी है। तो करंट अफेयर क्लास होगी। ईपीएफओ के कुछ अलग से टॉपिक हैं, वो 3-4 क्लास इधर होंगी और 4-5 क्लास नवंबर में कराऊंगा। 15 नवंबर से पहले पहले ये करंट अफेयर तो खत्म हो ही जाएगा, ये आपका बाकी एडिशनल टॉपिक भी हो जाएंगे। अब कल से मैं शुरू करूं, कवर होता जाएगा जल्दी जल्दी, चिंता नहीं करो। और पीडीएफ सब कुछ बनाकर मैं दे ही रहा हूं, लिखने वाली समस्या आपकी दूर है, बस आपको क्लास करनी है और अंडरलाइन करते चलना है, तो वो टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, क्लास इतना ही रखें। अब जितने भी ब्रेक वेक छुट्टी मिलनी थी मिल चुकी, अब क्लासेस लगातार रहेंगी क्योंकि एग्जाम 30 नवंबर ईपीएफओ है। राजस्थान सोशल एस्पेक्ट मैंने आपको 15 दिसंबर से पहले पहले कहा है, पूरा कर देंगे। और फिर ईएस ईएससी क्लासेस चलेंगी लगातार। क्लासेस अच्छी खासी रहेंगी, पर जो कंटेंट अवेलेबल है वो आप रेडी कर लो, जितना अवेलेबल है रेडी कर लो। ईएस वाले स्टूडेंट हैं, एनवायरमेंट चाहे तो प्रीवियस बैच वाला कर लें, जो उसका करंट अपडेशन का पार्ट है जो मैं कराने वाला था वो मैं करंट अफेयर में अपडेट करता चल रहा हूँ। चाहे मैं एनवायरमेंट में अपडेट कर देता या मैं करंट में अपडेट कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कोई और कंसर्न हो, कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए। कोई किसी का फीडबैक हो, कोई शिकायत, कुछ कंसर्न हो, बता दीजिए। 1 वीक केवल अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी कुछ फैमिली फंक्शन की वजह से, बाकी क्लासेस लगातार चलेंगी आपकी। पर मुझे नहीं लगता कंटेंट किसी को कम पड़ रहा होगा, कंटेंट ऑलरेडी काफी अवेलेबल है। मैं भी इसलिए निश्चिंत हूँ थोड़ा कि जितना कंटेंट है वो भी बहुत पड़ा हुआ है। अभी एसएससी जेई के लिए भी करंट अफेयर आपका एग्जाम के लास्ट मंथ का नहीं पढ़ना,
उसके पहले का, तो करंट अफेयर आपका एसएससी जेईई के लिए भी तो करा रहा हूं मैं, ये सबके लिए कॉमन है। सुमित कुमार, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। वहां करंट ही तो अपडेट होगा, पॉलिटी थोड़ी चेंज होगा, हिस्ट्री भी नहीं चेंज होगा, करंट अफेयर ही तो खाली अपडेट होगा एसएससी जेईई के लिए, तो हो तो रहा है। लास्ट मंथ का नहीं आएगा, उसके पहले का पूछेगा। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।